The next part of the topic is medical termination of pregnancy. What is this? ये क्या है? इंटेंशनल या वॉलेंटरी टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी को ख़त्म करना, मतलब टर्मिनेशन. सो वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब इंटेंशनली अगर प्रेगनेंसी चाहिए नहीं तो क्या कर सकते हैं, मेडिकली इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. जो कि खुद से अगर नहीं चाहिए बच्चा तो इसको मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं. दैट इज़ MTP और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन. सो अराउंड द वर्ल्ड कितना अबाउट 40 to 50 मिलियन MTPs पूरे साल भर में किया जाता है. और किसी पेरेंट्स को, किसी भी कपल को अगर बच्चा नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन वो लोग ले सकते हैं. अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट किए कर सकते हैं, MTP को लीगलाइज करना या एक्सेप्ट करना ये काफ़ी मतलब डिबेट का पॉइंट है, क्योंकि किसी किसी को ये बात अच्छा नहीं भी लग सकता है. इमोशनल है, एथिकल भी है, रिलीजियस और सोशल इश्यूज भी इसमें होता है. इसके लिए ये लीगलाइज्ड होगा या नहीं, इसके लिए काफ़ी डिबेट चलता है हर जगह पर. लेकिन इंडिया में इसको लीगलाइज किया है 1971. लेकिन इसमें कुछ स्ट्रिक्ट इश्यूज है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये कैसे फॉलो कर सकते हैं लोग जिनको नहीं चाहिए, जिनका बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिकल कोई डिफेक्ट है, तो ये हो सकता है कि इसको MTP की ज़रूरत हो. और यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि क्या किया जा सकता है कि इट शुड चेक द इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स. अगर पता चलता है किसी टेस्ट के दौरान कि जो बॉडी में बच्चा बढ़ रहा है माँ के अंदर, तो वो अगर फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको किसी भी हाल में अबॉर्ट नहीं किया जाएगा. ये सोच के इसको लीगलाइज किया है ताकि ये सब पॉइंट्स को ऊपर ध्यान रखे ही MTP किया जाए कि फीमेल हो तो उसका फिटिसाइड ना हो. सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए जो चाहिए नहीं, या फिर इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ मदर एंड द चाइल्ड, ये सब केसेस में MTP जो है ये लीगलाइज हुआ है. और ये सब केसेस में अगर MTP करना है तो इट विल बी सेफ, नहीं तो फिर ये इलीगल मैटर हो जाएगा और इसको कोई फॉलो नहीं कर सकता है. MTP का किसके मतलब अगर MTP करना है तो इसमें देखना पड़ेगा कि मदर एंड चाइल्ड का बेनिफिट्स इसमें कुछ है कि नहीं. अगर कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स है, मतलब फ्रॉम बर्थ अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है बच्चे में और ये प्रेगनेंसी अगर चाहिए नहीं, सो कपल वांट टू डिसकंटिन्यू द प्रेगनेंसी, सो ये कर सकते हैं. एंड इट इज़ सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. फर्स्ट पहला जो 12 वीक्स है उसी दौरान ये कर सकते हैं. उसके बाद ये काफ़ी हार्मफुल हो जाता है, बहुत ही रिस्की हो जाएगा माँ और बच्चे दोनों के लिए भी. इसके लिए ये रिस्क नहीं उठा सकते. इट इज़ सेफ इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज्ड है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कोई फीमेल फिटिसाइड ना हो. और मदर एंड चाइल्ड का जो रिस्क है ये भी देखना पड़ेगा. इफ इट इज़ हार्मफुल फॉर द मदर देन इट शुड नॉट बी कैरिड आउट. और सेफ का किस टाइम पर है? 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही ये किया जा सकता है. सो if the fetus is found to be female and it is followed by MTP, so this is totally against the rules. इसके लिए strict action लिया जा सकता है. एंड इसके लिए ही MTP अवॉइड किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ डेंजरस फॉर द मदर एंड द फीटस ऑल्सो. और इसी दौरान क्या किया जा सकता है कि काउंसलिंग किया जा सकता है ताकि रिस्क फैक्टर्स जो आगे आएगा इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस.
बहुत सारे डिजीज़ेज़ है और इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक फैल जाता है। अगर एक पार्टनर में कोई डिजीज़ है तो दूसरे पार्टनर को ये दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ डिजीजेज आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर वेनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आरटीआईज। सो जिसमें हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सब है एग्जाम्पल्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का। इसमें से हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV विल नॉट बी क्योरेबल, लेकिन बाकी का जो बीमारियां हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ये सब अगर पहले से हम लोग को पता चले तो इसका क्योरिंग माध्यम मिलता है, इसका क्योर मिलता है और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन से गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, क्लैमाइडियासिस सबका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन किसका नहीं होगा? जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस, HIV, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। सो जो डिजीज़ेज़ है जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडियासिस और इसके साथ साथ ट्राइकोमोनियासिस, ये सब अगर पहले से इसके बारे में कुछ भी सिम्टम्स मिले या इसका कुछ सिम्टम्स आने से टेस्टिंग कराने के बाद इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये सब डिजीज़ का। लेकिन HIV इन्फेक्शन काफ़ी डेंजरस है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जेनिटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी, ये सब कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। बाकी का जो भी है अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो ट्रीटमेंट संभव है। अब आते हैं सिम्टम्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। देखते हैं क्या है। सिम्टम्स में देखा जा सकता है कि क्या है, इचिंग हो सकता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, पेन एंड स्वेलिंग भी हो सकता है जेनिटल रीजन्स में, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी बाद में हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो। So early detection and this will lead to the curability of the disease, or this can cure the disease. अगर डिटेक्शन पहले हो गया है तो डिजीज़ क्योर हो सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ के ये क्या होगा, सिम्टम्स आगे बढ़ता जाएगा और दैट विल लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। उसके साथ साथ एबॉर्शंस भी, स्टील बर्थ्स भी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर भी हो सकता है। पहले डिटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए कुछ भी सिम्टम्स आए तो डॉक्टर के पास जाना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आगे जाके बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। अगर कोई आदमी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा हो तो STIs आर अ मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। So prevention and early detection and cure of the diseases are given most importance so that we can get a reproductively healthy society. सारे जो reproductive programs है इसमें इनके बारे में ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया है ताकि जो STIs है, sexually transmitted infection है, इसका ट्रीटमेंट हो और अर्ली डिटेक्शन भी हो जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आदमी है जो इन सब इन्फेक्शन से ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा गया है, इन्फेक्शन ज़्यादा जिनके बॉडी में ज़्यादा फैलता है, वो जो आदमी का एज ग्रुप है दैट इज़ अबाउट 15 to 24 ईयर्स का एज ग्रुप के मतलब लोग जो है ये डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं बिकॉज दे आर सो इग्नोरेंट अबाउट दिस टाइप ऑफ मैटर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इनका कोई नॉलेज होता ही नहीं, इसीलिए ज़्यादातर गांव में और 15 साल से 24 साल तक का जो लोग हैं इनको ही ज़्यादातर ये सब डिजीज़ में सफ़र करते हुए देखा गया है। So how to avoid? There are some principles to avoid this type of sexually transmitted infection. Number 1 is to avoid sex with unknown partner. Number 2 is to use the condoms or contraceptives and visit doctors for early detection. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। Now the next topic is infertility. इनफर्टिलिटी मतलब किसी कपल का अगर बच्चा नहीं हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम है तब हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर इनफर्टाइल। सो इनफर्टिलिटी मतलब अगर
बच्चा नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर जो कि बच्चा होने नहीं दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनफर्टिलिटी। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, ये प्रॉब्लम है। तो क्या क्या हो सकता है? कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो सकता है फ्रॉम बर्थ, या फिर कोई डिजीज़, कोई बीमारी, या फिर कोई मेडिसिन अगर लिया हो तो जो कि इनफर्टाइल कर देता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स या इम्यूनिटी के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसका करेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, और इसके साथ साथ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ भी है। सो इनफर्टिलिटी आजकल इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स है जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ARTs, जिसके थ्रू से बच्चा कपल को आ जाएगा, पेरेंट्स को बच्चा मिल सकता है। बहुत सारे जो टेक्निक्स है इसको फॉलो करने से और डॉक्टर का हेल्प लेने से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से अनफर्टाइल कपल्स को बच्चा हो सकता है। अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का पहला ऑप्शन है या फिर पहला टाइप है IVF, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज़ IVF। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किया जा सकता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। एक्चुअली कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला जंक्शन में होता है, लेकिन इस प्रोसेस में जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के बाहर करने का प्रोसेस इधर फॉलो करते हैं। और उसके साथ साथ जब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एम्ब्रायो होगा, देन एम्ब्रायो इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक। तो ये एम्ब्रायो ट्रांसफर बॉडी के अंदर, मतलब जहाँ पर यूट्रस में थोड़ा सा इम्प्लांटेशन के लिए इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर बच्चा बढ़ सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? द मेथड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। ये प्रोसेस क्या है? दिस इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। सो यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओवा इज टेकन फ्रॉम द फीमेल, फीमेल बॉडी से ओवा को लिया जाता है, और मेल बॉडी से स्पर्म्स को लिया जाता है। दोनों कलेक्शन होता है, फिर दोनों को इंड्यूस किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन द लैब। लैबोरेटरी कंडीशन में जाइगोट फॉर्म होता है, बाहर, बॉडी के अंदर नहीं, बाहर। और इसके बाद क्या होगा? जब मैंने जो इसका थर्ड नंबर चैप्टर था जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने ब्लास्टोमियर्स के बारे में बोला था। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स है, मतलब जब जाइगोट डिविजन स्टार्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है? ब्लास्टोमियर्स। सो 8 सेल स्टेज जब हो जाएगा जाइगोट ब्लास्टोमियर्स 8 सेल स्टेज, उसको फिर फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। So 8 blastomere stage of the zygote is transferred to the fallopian tube. This is called what? Zygote intrafallopian transfer, ZIFT. अब यहाँ पर से लेके यूट्रस तक हो जाएगा और वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा आफ्टर रिपीटेड डिविजन। दूसरा एक और तरीका हो सकता है एम्ब्रायो विच इज़ ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। एम्ब्रायो जो है वो 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल से काफ़ी ज़्यादा नंबर में, अगर 16 और 32 सेल्स तक भी फिर उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है। दैट इज टोल्ड एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। So one is zygote intrafallopian transfer and the next one is intrauterine transfer. So ये दोनों क्या है? फिर से एक बार बोल देते हैं। ओवा ऑफ द फीमेल एंड स्पर्म ऑफ द मेल, दोनों को लिया जाता है और लेबोरेटरी कंडीशन में दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है ताकि जाइगोट फॉर्म हो। जाइगोट फॉर्म होगा तो 8 ब्लास्टोमियर सेल्स स्टेज में उसको फैलोपियन ट्यूब में दे दिया जाता है और इसका नाम क्या है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर एम्ब्रायो ट्रांसप्लांट करना है तो ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज होगा, 1632 सेल्स हो सकता है, उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर।
नेक्स्ट प्रोसेस इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सो यहाँ पर क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ द ओवम फ्रॉम द डोनर टू अनदर फीमेल। अब ओवम को डोनर से कलेक्ट करेंगे और फीमेल जो कि कंसीव नहीं कर सकता है ड्यू टू द मैल प्रोडक्शन ऑफ ओवम या फिर देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ ओवम, देन डोनर से ओवम कलेक्ट करके फीमेल जो मदर एक्चुअली बनना चाहते हैं उसके बॉडी में इसको डाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कहाँ पर डाल देंगे? इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सो ओवम जो है इसको डोनर से कलेक्ट करके फीमेल बॉडी में दिया जाएगा और कहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं प्रोसेस, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का कुछ दिक्कत हुआ होगा, किसी में अगर ये प्रॉब्लम है तो स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। टर्म देखने से ही आप लोगों को डेफिनेशन या फिर प्रोसेस क्या है इसके बारे में पता चल जाएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम का साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब टर्म्स। फिर दूसरा प्रोसेस ऑफ जो ART है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई भी मेल पार्टनर अगर अच्छी क्वालिटी का स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है विच कैन फर्टिलाइज द फीमेल ओवम, सो लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है या फिर कुछ डिफेक्ट्स हो सकता है स्पर्म में। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डोनर से स्पर्म कलेक्ट करके, sperm collection from the donor and then introducing the sperm into the body of the female through the vagina or into the uterus. That is called intrauterine insemination. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या है? आर्टिफिशियली स्पर्म का जो डोनर है उससे स्पर्म ले लेंगे और उसके बाद इसको फीमेल बॉडी में दिया जाता है थ्रू द वेजाइना और इनटू द यूटरस, ताकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम था? मेल पार्टनर में स्पर्म ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता होगा, इसके लिए डोनर से लिया जा सकता है ऐसा, या हस्बैंड से भी लिया जा सकता है विथ प्रॉपर रेक्टिफिकेशन। सो ये आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन इन द फीमेल। बाकी सारे ऑप्शंस तो है ही, जैसे ARTs में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है क्या क्या ऑप्शंस है, लेकिन अगर ये सब रिजल्ट को अच्छी तरीके से आना है तो काफ़ी प्रिसिशन इन मतलब हैंडलिंग में काफ़ी प्रिसिशन दिखाना होगा। डॉक्टर्स जो है काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। सो ये सब जो फैसिलिटीज़ है ये सारे सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है होल इंडिया में, और गरीबों के लिए काफ़ी मतलब कॉस्टली है, इसलिए सब लोग इसको मतलब फॉलो या फिर इसको अपने जीवन में ये नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सारा कॉस्ट एक्सपेंसिव है और ये इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। काफ़ी ट्रेंड डॉक्टर्स भी चाहिए होगा। सारे सेंटर्स में इनफर्टिलिटी सेंटर में सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि ये सक्सेस होगा कि नहीं इसके बारे में भी डाउट्स रह जाते हैं। लेकिन एक और ऑप्शंस है जहाँ पर हम लोग एडॉप्शन के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑर्फेंस है, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, जो कभी प्रॉब्लम में हैं, उनको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। जो अनफर्टाइल कपल्स हैं ये इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनके बच्चा नहीं हुआ है या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ ये अपना नहीं सकते, तो अडॉप्शन का तरीका ढूंढ सकते हैं। सो इसके लिए लॉज है
लीगल कुछ डिसीशंस लेने पड़ते हैं और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फॉर द कपल्स हु आर लुकिंग फॉर ए चाइल्ड। सो अगर किसी कपल को अगर बच्चा नहीं हुआ है तो अडॉप्शन भी एक तरीका हो सकता है पेरेंटहुड का, ताकि वो माँ बाप बन जाए। अगर कोई आर्टिफिशियल टेक्निक्स फॉलो नहीं करते या फिर नहीं हो रहा है सक्सेस तो ये तरीका अपना सकते हैं। सो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ये सब कुछ किसके बारे में है, अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी कैसे क्योर हो सकता है, क्या क्या तरीका है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का, इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। इसके साथ साथ ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाता है और हम लोग और थोड़ा कर एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना।